तो देखो बच्चों लोग, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे टॉटोमेरिज्म समझा, कीटो इनॉल के बारे में देखा और पता चला कि कीटो ज़्यादा होता है इनॉल से, पर लास्ट में कुछ केसेस लिखवाए लेक्चर में जहां मैंने दिखाया कि इनॉल कीटो से ज़्यादा होता है। अदरवाइज आपसे कोई नॉर्मली पूछे तो नॉर्मली आप बोलोगे कि कीटो और इनॉल में क्या होता है कि कीटो वाला फॉर्म ज़्यादा होता है, इनॉल वाला फॉर्म क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से उसके अदर फॉर्म करते हैं, तो नीचे लिखो इसमें अदर टॉटोमेरिज्म। वैसे ये पूछे बहुत कम जाते हैं, पर मेनली देखो मेनली पूछा जाता है वही कीटो इनॉल ही, पर फिर भी पता होना चाहिए। पूछा कम जाता है, पर पता ही होगा नीट में जेई में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, आ सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। देखो एक नॉर्मल पहले सिस्टम को समझते हैं। देखो ये होता है कुछ टॉटोमेरिज्म में। देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, देखो ये 1, ये 2 और ये 3। देखो कीटो इनॉल में भी कुछ ऐसा ही था, ये इधर गया और ये इधर, मतलब कि थर्ड वाले से हाइड्रोजन 1 वाले पे जाता है और डबल बॉन्ड इधर। तो यही आपके पास होता है टॉटोमेरिज्म में। तो देखो ये डबल बॉन्ड, फिर X और ये YH। तो देखो X में तो वही सेम रहा, ये इधर सिंगल इधर डबल, अब इधर डबल इधर सिंगल, ये आपके पास सिस्टम होता है जैसे हम लोगों ने किया था कीटोनॉल। तो देखो ये इधर ये इधर, तो ये था कीटो और ये था इनॉल। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, ये इसका फॉर्म मतलब पहला फॉर्म है। और भी केसेस चलो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हो सकता है। डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इवन ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है। देखो अब केसेस समझते हैं सब एक लाइन से। साइनाइड, जिसका IUPAC नेम है नाइट्राइल। ठीक है, तो नाइट्राइल में देखो कैसे होगा, इसको समझते हैं। तो देखो ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर, तो ये आपके पास बनेगा डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N एंड H, ये सिस्टम बना। ठीक है, तो पहले कुछ नेमिंग समझ लेते हैं। देखो है क्या कि अगर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे H जुड़ा हो, ये जो ग्रुप है ये तो ये मतलब पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये ग्रुप अलग है। देखो पहले हम लोगों ने ऐसा ग्रुप देखा था, ये तो ये जो ग्रुप होता है जो NH2 होता है, इसको बोलते दिस इज अमाइन। अरे अमाइंस था ना ये, दिस इज इमाइन। अमाइन इमाइन, इमाइन में C डबल बॉन्ड N होता है। ठीक है, अब देखो समझो, पहले डबल बॉन्ड है। इनॉल में क्या होता था, पहले डबल बॉन्ड तो EN और फिर ऑल। और याद ही होगा नॉमेनक्लेचर मैंने कहा था कि जैसे एल्कीन का ईन मतलब EN ही होता है, तो ईन में से E हटा देते थे। तो देखो डबल बॉन्ड का क्या आएगा, EN, और इसको बोलते हैं इमाइन। तो ये आपके पास है EN इमाइन, ये इसका नाम है। डबल बॉन्ड एंड इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इमाइन। तो ये आपके पास देखो पहला कीटो इनॉल, तो ये दूसरा फॉर्म जहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है। तो अगर आप नाइट्राइल का टॉटोमेरिज्म करोगे तो ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और देखते हैं इसमें मैंने यही सिस्टम ले लिया इमाइन का ही। तो देखो क्या होगा, ये इधर और ये इधर, तो यही बनेगा। ये अमाइन है पर डबल बॉन्ड, तो ये EN अमाइन, EN इमाइन, EN अमाइन। कैसा लग रहा है ये? ठीक है, फिर आगे आते फोर्थ, और कहाँ हो सकता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो।
ये जो ग्रुप है इसको ऑक्सिम बोलते हैं, ये लिख लो अभी, ऑक्सिम। आगे यूज पड़ेगा एक दो जगह, ऑक्सिम बोलते हैं, ध्यान रखना। नाइट्रोसो से बनता है ऑक्सिम। ये है नाइट्रो हमारा प्यारा, और नाइट्रो से ये इधर, ये इधर। तो इसको बोलते हैं एसी नाइट्रो, मतलब नाइट्रो में एसी लग गया, एसी नाइट्रो। बस इतने ही होते हैं, इसके अलावा टॉटोमेरिज्म के केसेस होते नहीं। ठीक है, देखो टॉटोमेरिज्म के लिए चाहिए, पहले समझ लो, देखो टॉटोमेरिज्म के लिए चाहिए पाई बॉन्ड। ठीक है, बिना पाई बॉन्ड के तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे सिंपल अल्कोहल है, सिंपल अमाइन से, इन सब में टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। ठीक है, कीटो और एल्डिहाइड का हम लोगों ने देख लिया था, कुछ और मॉलिक्यूल्स कभी देख लिए। ठीक है, पाई बॉन्ड एक जगह प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव जैसे कि ईस्टर में या फिर एनहाइड्राइड में, तो इन सब में टॉटोमेरिज्म नहीं होता है। देखो टॉटोमेरिज्म का मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, देखो टॉटोमेरिज्म के केस में क्या होता है कि जो बेस होता है वो हाइड्रोजन को लेके जाता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा। तो मतलब आप समझो कि जैसे मान लो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो पहले इसमें डिफरेंस समझ लो। मान लो कि आपके पास बेस है, देखो बेस इसको लेके जाएगा तभी तो उसका इनॉल बनता है। पर आपके पास अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बेस फिर इसको लेके चला जाएगा, फिर इसका मतलब जो भी है टॉटोमर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए नीचे एक पॉइंट लिखो इसमें, तो नीचे लिखो एक पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव टॉटोमेरिज्म बिकॉज हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक। वो खुद एसिडिक है तो कहां से टॉटोमेरिज्म देगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। चलो मतलब ये हो गए कुछ, इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो फटाफट। एक पहले बात तो एक ये याद रखना है, एक ये सिस्टम, देखो वैसे इसको लिखा जाता है HCN से बनता है HNC। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक्चुअल में हाइड्रोजन इसमें इधर आता है, तो देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा N और हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन भी समझ सकते हो, या आप ये देखो होता क्या है कि टॉटोमेरिज्म में क्या था कि टॉटोमेरिज्म में पहले समझो क्या था कि वहां पे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो एक्चुअल में सिर्फ इस केस में साइनाइड से आइसोसाइनाइड आपस में कन्वर्ट होता रहता है, तो इसलिए ये भी एक दूसरे के टॉटोमर कहलाते हैं, ये आप याद रखना। तो टॉटोमर का मतलब है कि दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है जो आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं खुद से, तो ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये केस याद रखना। ठीक है, तो इसमें लिख लो कि बोथ आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर सो दे आर टॉटोमर। ठीक है, अब चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो है क्या, पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन के साइड से वाला हाइड्रोजन भेजे कि यहाँ पे कार्बन है उसके साइड से। तो देखो नाइट्रोजन के साइड से प्रेफर करेंगे। देखो मैकेनिज्म पे जाओ, जो बेस होता है, बेस हाइड्रोजन को लेके जाता है, बेस हाइड्रोजन को लेके जाता है, माइनस चार्ज आता है। माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन से। तो वैसे तो ऐसे केस में आप फिर क्या करोगे, आप इसको बनाना प्रेफर करोगे, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, ये आपके पास होगा। तो चलो इसमें कुछ हम लोग केसेस और कर लेते हैं। ऑक्सिम बन गया,
तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉन्जुगेशन है तो वो यहाँ तक जाएगा। तीनों एक साथ हो सकते हैं। एरोमेटिक मॉलिक्यूल बनता है तो आपको पता ही होगा कि वो एक्सेप्शनली काफी स्टेबल होता है। और ये सब कार्बन होता है, पता होगा ना ये। ठीक है, तो ये आपका होगा टॉटोमेरिज्म। तो हम लोगों का देखो टॉटोमेरिज्म खत्म हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टीरियोआइसोमर। तो बच्चों देखो हम लोगों का स्ट्रक्चरल आइसोमर खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का न्यू टॉपिक है जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमर। तो अब हम लोग सीखते हैं कि स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। तो देखो स्टीरियो आइसोमर के केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मतलब फॉर्मूला और स्ट्रक्चर भी सेम होगा। पर हम लोग यहाँ पे जो भी मतलब कि जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम जो प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने जैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि बॉन्ड एंगल होता था 120 डिग्री, sp2 में, sp3 में 109 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे एंगल की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फॉर्मूला तो सेम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम होगा, पर यहाँ पे जो आप मॉलिक्यूल जो होगा उसमें जो आप एटम को जो प्लेस करोगे उनके जो मतलब जो डायरेक्शन होंगे, जो ओरिएंटेशन होगा वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। मतलब कि पहले किसी को मैंने ऊपर लगाया था तो भी उसको नीचे लगा दिया है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, बस उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। ऊपर वाले को घुमा के नीचे, मतलब डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा रहा है। तो ये कहलाएगा आपका स्टीरियो आइसोमर। तो नीचे लिखते क्या होता है, लिखो इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बोथ आर सेम बट इन दिस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो, बट इन दिस ओरिएंटेशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। पर यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम जो प्रेजेंट होते हैं उनके जो डायरेक्शन जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास डिफरेंट होंगे। वो अब इसको डिटेल में समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है पर यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब देखो स्टीरियो आइसोमर मेनली होता क्या है। तो स्टीरियो आइसोमर को आप क्लासीफाई कैसे कर सकते हो। तो स्टीरियो आइसोमर को देखो क्लासीफाई करने का देखो दो आपके पास मेन मेथड है। तो एक तो बोला जाता है इसमें, मतलब एक के अंदर आएगा ज्योमेट्रिकल, जो मैंने आप लोगों को पहले एक बार क्लासिफिकेशन करवा रखा है। दूसरा होगा ऑप्टिकल, और इन दोनों को मिला के कहा जाता है ये आपके पास है कन्फिगुरेशनल आइसोमर, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो कन्फिगुरेशनल आइसोमर। तो कन्फिगुरेशनल आइसोमर के अंदर दो होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये हम लोगों को करना है। और फिर बाद में हम लोगों को इस चैप्टर में करना है कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो हम लोगों को इतने टॉपिक इस चैप्टर में भी और करने हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। इतने टॉपिक हम लोगों को करने हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर कॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशनल, कन्फिगुरेशनल, कन्फर्मेशनल, ठीक है।
अब हम लोग इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर से। तो वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला हम लोग लिखते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या होगा, काफी हद तक सिमिलर डेफिनेशन है। तो लिखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट orientation of atoms in 2 dimension or in 3 dimension, so that distance between the atoms are different, is known as geometrical isomer। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, पर यहाँ पे क्या होता है कि जो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है, डिस्टेंस होते हैं। तो यही आपके पास क्या कहलाता है, यही आपके पास कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी सेम होगा और यहाँ पे वही स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बस यहाँ पे डिस्टेंस को चेंज करना है। तो ये तो चलो इसका डेफिनेशन हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए कुछ कंडीशंस है। अगर उस कंडीशन को मतलब मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो नीचे लिखो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन देखते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अब आप लोग जाओ पहला मतलब एक पुराने चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में देखो कुछ पॉइंट मैंने लिखवाए थे कि जो सिंगल बॉन्ड जो होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो रोटेशन फ्री होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो रोटेट नहीं कर सकता। मतलब डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है, एटम फिक्स होता है, वो रोटेट नहीं कर सकता। सिंगल बॉन्ड में एटम घूम सकता है। तो सिंगल बॉन्ड मैंने कहा था रोटेशन फ्री होता है। डबल बॉन्ड या फिर कह सकते हो पाई बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन फ्री नहीं होता है। साथ में जो साइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं वो भी रोटेशन फ्री नहीं होते, क्योंकि साइक्लिक में क्या होता है, सारे एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो भी रोटेशन फ्री नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूल में या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए या फिर मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो इसमें नीचे लिखो, देखो मैं क्योंकि आप लोगों के लिए ये नया टॉपिक होगा तो मैं हर उस छोटी छोटी बात को कवर कर रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं जो जो बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करोगे, आपको टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। तो नीचे इसमें पॉइंट लिखते हैं इसमें, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल when molecule have pi bond and यानी और लिख लो, when molecule have pi bond और molecule is cyclic। और आगे लिखो इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इट मीन्स दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल इन एल्केन। एल्केन में पॉसिबल नहीं होगा, साइक्लो एल्केन में पॉसिबल होगा। तो मैंने कहा साइक्लिक होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, या फिर रोटेशन मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड या फिर क्या होना चाहिए आपके पास, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें नीचे लिखो सेकंड पॉइंट लिखो इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। अलग अलग स्ट्रक्चर में एटम के बीच का डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ सारा पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखो है क्या, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। रोटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपके पास पहला मॉलिक्यूल है, इसमें देखो दूसरा मॉलिक्यूल है HCl एंड H। दोनों को ध्यान से देखो,
अब आप बोलोगे सर कौन सा आइटम ले, जो आपको पसंद आ रहा हो, क्लोरीन या हाइड्रोजन, उनमें से कोई भी ले सकते हो। मान लेते मैंने हाइड्रोजन को देखा, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं तो आपको अगल बगल वाले, मतलब अगल बगल वाले कार्बन, जहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पे रोटेशन नहीं हो पा रहा, तो आपको इन दोनों कार्बन से जो जुड़े हुए एटम है उनके डिस्टेंस को देखना है। मीन्स जहाँ पे रोटेशन नहीं हो पाता है उससे जो जुड़े हुए जो डिफरेंट एटम्स है उनके डिस्टेंस को देखना है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का डिस्टेंस अलग है, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का डिस्टेंस अलग अलग है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या है कि रोटेशन नहीं है, डबल बॉन्ड रोटेशन हो ही नहीं सकता, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा घूम नहीं सकता, ये जैसा मतलब ये जैसा वैसा रहेगा, ये जैसा है वो वैसा रहेगा। रोटेशन फ्री का मतलब ये होता है घूमता रहेगा, अगर घूमता रहेगा तो पता चला ये घूम के यही बन गया, तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, या फिर ये वाले मॉलिक्यूल घूम नहीं सकते। अदरवाइज आप सोचो अगर आप इसको घुमा दो तो यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो रोटेशन नहीं हो सकता, मतलब कि ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये मतलब है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड का, मतलब वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का डिस्टेंस अलग है, जहाँ पे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का डिस्टेंस अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, और ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब होते हैं, जब मॉलिक्यूल में रोटेशन नहीं होता, मतलब वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे ये घूम के इसमें नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड घूम ही नहीं पाएगा, तो ये अलग है, ये अलग है। दूसरी बात डिस्टेंस, मतलब जो मॉलिक्यूल में जैसे आप किसी भी एटम को पकड़ो तो उसमें डिस्टेंस अलग अलग, जैसे मान लो क्लोरीन, यहाँ पे इस क्लोरीन से इस क्लोरीन का डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे इस क्लोरीन से इस क्लोरीन का डिस्टेंस अलग अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, मतलब है ये। और देखते हैं कहाँ हो सकता है, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड सी क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें तो पहली बात तो देखो एक लाइन में लगे होते हैं, आप किसी को ऊपर नीचे कर नहीं सकते, एक लाइन में सब लगे हैं, तो डिस्टेंस तो अलग अलग तब होगा ना जब कुछ ऊपर लगे कुछ नीचे लगे। जब एक लाइन में सब लगे हैं तो डिस्टेंस अलग अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब कि पाई बॉन्ड में सिर्फ डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाएगा। मतलब कि एल्केन और एल्काइन दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाते, सिर्फ एल्केन दिखाता है। इसमें नीचे लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन इज लीनियर, सो एल्काइन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो एल्काइन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता है। फिर हम लोग और आते हैं, अब देखो साइक्लिक में, तो ये देखो दो मॉलिक्यूल है, देखो साइक्लिक में रोटेशन फ्री होता नहीं, साइक्लिक में रोटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के बगल में देखो ये रोटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब ये सब आपस में जुड़े हैं तो रोटेशन फ्री नहीं है, मतलब आप घुमा नहीं पाओगे, ठीक है। ध्यान रखना, सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सब जुड़े हुए हैं, इसको कैसे घुमाओगे, सब आपस में जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन के बगल में क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के अपोजिट में क्लोरीन है, मतलब डिस्टेंस बदल के, या फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है, वहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर स्ट्रक्चर में रोटेशन नहीं हो सकता है और अगर आपके पास डिस्टेंस अलग अलग है तो वहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका मतलब कि साइक्लो एल्केन में होता है और एल्कीन में होता है, ठीक है। तो पहले इसमें नीचे लिख लेते हैं, देखो इट मीन्स दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल मेनली, मतलब देखो आपको ज्यादातर केस इन्हीं दोनों के दिखाई देंगे, आर मेनली पॉसिबल इन एल्कीन एंड इन साइक्लो एल्केन। तो इसका मतलब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ पॉसिबल होता है, एल्कीन में या फिर साइक्लो एल्केन में, ठीक है।
साइक्लो क्या लेना है, अब एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि एल्कीन और साइक्लो एल्कीन को मिला दिया फिर बना दिया साइक्लो एल्कीन, उसमें भी नहीं होता है। या एल्कीन या फिर साइक्लो एल्कीन मिलाने पे क्या होगा, इस पे थोड़ी देर बाद अभी करेंगे डिस्कशन, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं, मैं हर चीज आपको समझाऊंगा। तो एल्कीन होना चाहिए या फिर साइक्लो एल्कीन होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, तो कुछ डिस्टेंस जो होना चाहिए वो एटम के बीच में डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर बाय चांस ये जो हम लोग कर रहे थे मतलब कि स्ट्रक्चर, उसमें जो एक गिवन कार्बन है, अगर उसके जो दोनों जुड़े हुए जो एटम्स है अगर वो सेम हो गए तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। तो इसमें नीचे लिख लो, इसमें लिखो इफ कार्बन बॉन्डेड विथ सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, in that case ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। अगर कार्बन सिमिलर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है तो उस केस में भी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। इसको समझते क्या कहना क्या चाह रही है। सपोज करते ही है, ठीक है। तो देखो यहां पे दोनों क्या जुड़े हैं, CH3, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता। तो कहना ये चाह रहा था कि कार्बन जो होगा वो दो अलग अलग एटम से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। मतलब कार्बन के दोनों जो वैलेंसी है वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर कार्बन के दोनों वैलेंसी सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता। इसमें नीचे लिख लो कि वैलेंसी ऑफ कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। तो कार्बन की जो वैलेंसी होनी चाहिए वो आपके पास डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम वैलेंसी हो गई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर और देखते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि आप घुमाओगे भी तो देखो यहाँ पे क्लोरीन के बगल में CH3 है, घुमाने के बाद भी क्लोरीन के बगल में CH3 आएगा, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। चारों अलग अलग हो जाएंगे, अच्छी बात है, चलेगा। चारों अलग अलग हो गए तब भी चलेगा। ये भी चलेगा। देखो कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो H ब्रोमीन अलग है, HCl अलग है, ये चलेगा। ये सब में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। पर उसमें नहीं हो सकता। या फिर अगर मैंने अभी स्ट्रक्चर ऐसा किया होता तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कार्बन के वैलेंसी अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को देखो समझ में आ रहा होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी नेमिंग सीखते हैं। देखो कहाँ, देखो सबसे मतलब देखो है क्या इस टॉपिक में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर की नेमिंग। और नेमिंग सिर्फ और सिर्फ एल्कीन की पूछी जाती है और वही हमको मतलब वही पढ़ाया ही जाता है, वही मतलब पढ़ाया ही जाता है, वही सिलेबस में भी और वही पूछा ही जाता है। तो हम लोग पहले एल्कीन में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनकी नेमिंग करेंगे। फिर हम लोग बाद में ये देखेंगे कि किस किस स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है और किस में नहीं होता है। जैसे कि साइक्लिक में अगर डबल बॉन्ड ले लिया तब क्यों नहीं होगा, तो इन सबको आगे समझेंगे। तो लास्ट में हम लोग इस टॉपिक में समझ लेंगे कि कहाँ पे होता है और कहाँ पे नहीं होता है। पहले नेमिंग करना सीखते हैं, तो हम लोग वही स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, आपका जो नेमिंग है वो है सिस एंड ट्रांस। तो है क्या एक्चुअल में, जो पुराने टाइम पे जब आइसोमर डेवलप हो रहा था तो जो नेमिंग स्टार्ट किया गया वो सिस और ट्रांस से स्टार्ट किया गया। ये कॉमन नेमिंग का पार्ट है, ये हर मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है, पर स्टार्टिंग में हमने सिस और ट्रांस सिस्टम डेवलप किया। बाद में ये हर मतलब यूज नहीं हो पा रहा था मॉलिक्यूल में, तो एक नया सिस्टम भी आ गया जो थोड़ी देर बाद अभी सीखेंगे। तो देखो सिस का मतलब क्या है, सिस का मतलब है सेम एटम सेम साइड।
तो अगर सेम एटम सेम साइड होगा तो सिस कहलाएगा, और ट्रांस का मतलब है सेम एटम अपोजिट साइड। तो ट्रांस का मतलब है सेम एटम अपोजिट साइड होने चाहिए, सिस का मतलब है सेम एटम सेम साइड होने चाहिए। ठीक है, जैसे समझते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिस। हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है। ठीक है, सिस और ट्रांस होने के लिए कम से कम, मतलब दोनों कार्बन में कम से कम एक एटम कॉमन होना चाहिए या फिर ग्रुप ऑफ एटम कॉमन होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सिस्टम अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो जैसे ये सिस हो गया, पहले सिंपल से केस समझते हैं। जैसे माने तो हाइड्रोजन अपोजिट है, CH3 अपोजिट है, तो ये ट्रांस हो गया। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, तो ये क्या हो गया, सिस। ठीक है, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम होना चाहिए, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो सिस हो गया। देखो एक ये स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन उधर नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोगों को वो देखना होता है जो कॉमन एटम है। हाइड्रोजन उधर प्रेजेंट नहीं है, पर यहां पे देखो क्या है, यहां पे CH3 और CH3 एक कॉमन है। मतलब सिस और ट्रांस सिस्टम के लिए दोनों कार्बन में कोई ना कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो CH3 कॉमन है, इधर भी CH3 लगा, इधर भी CH3 लगा है, और दोनों अपोजिट लगे हैं। तो अगर मतलब आप ऐसे याद रखना, सिस ट्रांस, सिस मतलब सीधा एक ही साइड, ट्रांस मतलब उल्टा। और वो जो भी एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम का मतलब देखो CH3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 एटम है, तो ग्रुप ऑफ एटम। तो ये ग्रुप ऑफ एटम क्या है, अपोजिट लगे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस को पहचानने के लिए आप कोई भी एटम ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हाइड्रोजन देखना है। तो जो भी आप एटम देख रहे हो वो दोनों साइड प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर सेम साइड होगा तो सिस, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। अब जैसे मान लो आपके पास एक सिस्टम ये है, तो यहां पे सिस और ट्रांस जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो सिस और एप्लीकेबल होने के लिए कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो यहां पे क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, सिस और जो ट्रांस होगा वो सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अब एक दूसरा नोमेनक्लेचर समझते हैं। E&Z नोमेनक्लेचर। देखो एग्जाम्स में, मतलब किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE मेन हो, चाहे JEE एडवांस हो, इसके फुल फॉर्म नहीं पूछे जाते, पर फिर भी बच्चों को रहता है नहीं सर फुल फॉर्म बता दो, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। और देखो केमिस्ट्री में कुछ भी अजीब सा दिखाई दे तो कहाँ से आया, जर्मन वर्ड। मैंने बता रखा है आप लोगों को कई बार कि केमिस्ट्री में मतलब जर्मन का या जर्मनी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द जो भी ऐसे सिंबल लिए जाते हैं, वर्ड लिए जाते हैं, सबके सब जर्मन वर्ड ही है। तो जो भी है सब जर्मन है। तो E&Z क्या है, लिख लेते हैं। E का फुल फॉर्म होता है एंटी जेन। एंटिटी जेन, स्पेलिंग कुछ ऐसा ही है, मतलब आप चेक कर लेना, वैसे जरूरत है नहीं। एंटी यहाँ पे शायद E आएगा या A, इसमें कंफ्यूजन में, बाकी एंटीजन, और इसका मतलब है अपोजिट। तो देखो कैसे याद रखोगे, तीनों लाइन सेम साइड है, मतलब सेम साइड है मतलब अपोजिट। अरे सेम साइड जा रहा है तो आपको लगेगा सेम होना चाहिए, पर सेम नहीं है, जो लग रहा है उसका उल्टा। आपको लग रहा है तीनों लाइन इसमें सेम साइड है, तो मतलब कि सेम साइड जा रहा है तो सेम साइड होना चाहिए, पर इसको बोलते हैं अपोजिट। तो E का मतलब है अपोजिट। क्या होगा मतलब अभी समझाएंगे, अभी
देख लो पहले, यह ई, ठीक है। जेड का फुल फॉर्म है जूसामैन, और इसका मतलब है सेम, मतलब सेम साइड अपोजिट, सेम एंड अपोजिट, ठीक है। पहले इसका फुल फॉर्म लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। सेम नंबरिंग सेम साइड होगा तो सिन, मतलब ई, और मतलब जेड में देखो क्या है, तो कोई ये लाइन इधर है और ये लाइन इधर है, लाइन उल्टे है, तो उल्टा मतलब उल्टा, ये ऐसा एक इधर एक इधर, उल्टा लाइन है तो मतलब आपको समझना है कि सेम, और सेम साइड लाइन है तो मतलब समझना उल्टा। अब देखो है क्या एक्चुअल में, ई और जेड में है क्या, आपको क्या समझना क्या है इसमें। अगर हम लोग नंबरिंग देंगे, अगर सेम नंबरिंग सेम साइड होगा तो जेड कहलाएगा, अपोजिट साइड होगा तो ई कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो लिखो लिखो, इफ सेम नंबरिंग is present on same side, it is known as Z, and if same numbering are present in opposite side, it is known as E. सेम साइड होगा तो Z, अपोजिट साइड होगा तो E। पहले समझ लेते हैं इसको। देखो ये हमने स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं। तो देखो क्या होगा आपके पास, नंबरिंग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करना है, मास के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें लिखो, नीचे लिख लो, नंबरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाले को देखो कैसे करेंगे। देखो इधर क्या जोड़ा, आयोडीन एंड ब्रोमीन, पता ही है होगा पीरियोडिक टेबल में आयोडीन नीचे आता है तो ऑब्वियस आयोडीन का मास ज़्यादा होगा, तो 1 और 2, तो जिसका मास ज़्यादा उसको नंबरिंग 1, जिसका मास कम उसके नंबरिंग 2, ऐसे 1 2। अब इसके देखो दो वैलेंसी, फिर से वही फ्लोरीन और क्लोरीन, तो जिसका मास ज़्यादा उसके नंबरिंग 1, जिसका मास कम उसके नंबरिंग 2, ठीक है। और आयोडीन ब्रोमीन में आयोडीन के नंबरिंग मतलब वेट ज़्यादा, नंबरिंग 1 और 2, इन दोनों में इसका मास ज़्यादा, इसको 1 इसको 2, ठीक है। अपोजिट, तो देखो 1 और 1 अपोजिट है, या फिर देखो 2 और 2 अपोजिट है, तो ये ई अपोजिट, तो ई बहुत सिंपल है। देखो देखो नीचे वाले को करते हैं, तो नीचे वाले में क्या, भाई सेम लॉजिक, इसको 1 इसको 2, क्लोरीन को 1 इसको 2, तो देखो 1 और 1 अगल बगल, तो दैट इज जूसामैन। जूसामैन मतलब कि जेड सेम साइड, और अपोजिट मीन्स एंटीजेन, तो जो होगा ई, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है। तो किसके बेसिस पे नंबरिंग करना है, एटॉमिक मास के बेसिस पे नंबरिंग करना है, और ये हम लोगों को आ गया ई और जेड। अब आप बोलोगे सर क्या इतना सिंपल है, नहीं ये इतना सिंपल नहीं है, अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड केस आने बाकी है, मतलब कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैंने भी आपको प्रेजेंट किया है। देखो नंबरिंग करना है मेन है, नंबरिंग अगर आप सही से कर लोगे तो सिंपल है। तो करना क्या है, नंबरिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से करना, नंबरिंग 1 by 1 करना है। तो नीचे लिखते हैं, लिखो रूल फॉर नंबरिंग। नंबरिंग के लिए रूल बनाते हैं, कुछ रूल बना लेते हैं ना भाई, चीज़ें सिंपल होंगी। तो पहला रूल, तो लिखो नंबरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पे नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग करते वक्त क्या पूरे मॉलिक्यूल का मास देखना है, बिल्कुल भी नहीं। पूरे मॉलिक्यूल का मास, अरे भाई अगर पूरे मॉलिक्यूल का मास देखना होता तो चीज़ें इतनी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ी नहीं करता, कहता पूरा मास ले लो खत्म काम, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा ना ये। अब जैसा मैंने देखो थोड़ी देर पहले बताया कि नॉर्मली एग्जाम में यही पूछा जाता, मतलब यही पूछा जाता है ई और जेड। तो एक बात को ध्यान रखना, देखो 10th तक की पढ़ाई तो जो होता है वो नॉर्मली टाइम पास ही चलता है। केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ फिजिक्स में पढ़ाते हैं नो डाउट, केमिस्ट्री तो 10th तक टाइम पास चलता है, ठीक है। 10th में पेपर बनाते वक्त ये सोचते हैं कि भाई बच्चा पास हो जाए,
पर जब नीट का या सीईटी के या जब जेईई मेन या जेईई एडवांस का पेपर सेट किया जाता है तो ये सोच के सेट किया जाता है कि बच्चा ना कर पाए। अगर रूल इसका इतना सिंपल होता कि टोटल एटॉमिक मास मतलब टोटल एटॉमिक मास टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल लो और जिसका ज़्यादा उसको नंबरिंग 1 कर दो, तो ये इंपॉर्टेंट होता ही नहीं। अगर चीज़ें सिंपल है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, जो सिंपल है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है वही इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा। सिंपल चीज़ें तो वो पूछते ही नहीं एक्चुअल में। तो अब क्या होगा इसको समझते हैं। तो देखो आपके पास क्या है, तो सेकंड पॉइंट लिखवा दिया है, नहीं लिखा, सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें सेकंड पॉइंट लिखते हैं, लिखो इन दिस मास इज कंपेयर्ड 1 by 1, इन दिस मास इज कंपेयर्ड 1 by 1, हैवी, इसमें आगे लिखो हैवी एटम इज ऑलवेज प्रिफर्ड एंड गिवन लीस्ट नंबर। ठीक है, समझते हैं इन सब में। तो देखो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो OH एंड COOH। क्वेश्चन है कि किसको नंबर 1 करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो OH में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, देखो 1 by 1 कंपेयर करना है। ठीक है, अब COOH का ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, पर स्टार्ट तो कार्बन से हो रहा है ना ये, तो कंपेयर 1 by 1 करना है। तो पहला यहाँ पे कार्बन है, पहला यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन मैच जीत चुका है, ऑक्सीजन फर्स्ट आ चुका है। अब कार्बन बोले मेरे पास आगे ये है आगे वो है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कंपैरिजन 1 by 1, पहले को पहले से कंपेयर करना है, जो विनर हो गया बस मैच खत्म, वहीं पे समझ लो मैच चल रहा है। और ऐसा नहीं होगा कि भाई अरे कार्बन बोले अरे मेरे को मत देखो मेरे आगे 2-2 ऑक्सीजन है, अरे उससे कोई मतलब नहीं, आगे 2 के आगे 50 ऑक्सीजन लगा ले, हमें क्या मतलब है। तो कंपैरिजन 1 by 1, पहला ऑक्सीजन है पहला कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन का वेटेज कम, तो इसलिए ये 1 ये 2। आगे की कहानी बाद में, अरे जब उसको मौका मिलेगा तब ना, डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है, ये फर्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरे आप वैसे समझ लो जैसे पता ही होगा, अगर किसी बच्चे के मान लो 2 बच्चों को समझ लेते, मान लेते 2 बच्चों ने जेईई मेन का एग्जाम दिया। जेईई मेन में पता होगा अगर सेम मार्क्स आते हैं, अगर 2 बच्चों के जेईई मेन में सेम मार्क्स है तो उस केस में फिर मैथ्स के मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं, फिर फिजिक्स के। ठीक है, ऐसा होता है। मान लो किसी एक के जेईई मेन में 200 नंबर है और दूसरे के 190, 200 वाले के मतलब 200 वाले के सपोज करते हैं मैथ में सिर्फ 50 मार्क्स है, पर 190 वाले के मान लेते हैं मैथ्स में 90 मार्क्स है। तो ये नहीं कि उसका मैथ्स में ज़्यादा है, अरे वो स्टोरी तो बात की है, पहले ज़्यादा मार्क्स है उसका 200, तो रैंक उसी के ऊपर आएगी। तो वो सब स्टोरी बाद में है कि कार्बन के आगे ये लगाए वो लगाए, अरे भाई क्या करना है हमको, पहले तो कार्बन है ना, तो कार्बन की औकात ही नहीं ऑक्सीजन से टक्कर लेने की, ऑक्सीजन ऊपर है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल समझते हैं। NH2 एंड CHO, नाइट्रोजन पहले है कार्बन बाद में, खत्म काम खत्म। देखो CHO और COOH, यहां पे देखो टक्कर ये होगी, टक्कर 1 by 1, कार्बन से टक्कर, दोनों बराबरी पे मैच फंस गए। ये बराबरी का फंसा कि 2 बच्चों के मार्क्स सेम आ गए। अब आगे चलते हैं, इधर एक ही मतलब आगे किधर जाना है, फिर आगे जहां जहां उसके बॉन्ड जा रहे हर तरफ जाओ, हर तरफ जहां जहां बॉन्ड जा रहे हर तरफ जाओ। इधर ऑक्सीजन भी आ रहा है, इधर हाइड्रोजन, मतलब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, वाह भाई वाह, डबल ऑक्सीजन, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगा, ये होगा 1 ये होगा 2। तो इस तरीके से प्रेफरेंस देना है 1 by 1, पहला सेम, तो पर एक ही ऑक्सीजन दोनों साइड ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस से किसको प्रिफर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। अब 1-2 चीजें मैं आप लोगों को और बता देता हूं। यहाँ पे कई बार दिक्कतें फंसेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में दिक्कतें फंसेंगी, तो हम लोग कुछ कंपैरिजन सीख लेते हैं। देखो एक बात समझो
कि है क्या। ये डबल बॉन्ड को समझ लो, ये और ट्रिपल बॉन्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इन दोनों में किसको ऊपर देंगे किसको नीचे। देखो पहली बात तो टोटल मास से नहीं कहना, टोटल मास आपको लगेगा कि ये ज्यादा है वो कम, ऐसा नहीं करना होता। देखो समझते क्या है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक साइड से तो ये खुद ही जोड़ा है, उसको हटा दो, बचे 3, ठीक है। तो आपको तीनों बॉन्ड से देखना है कि क्या होगा। ऐसे समझो, तीनों बॉन्ड से आराम से सोचो, 3 बॉन्ड है कार्बन पे, इधर गए हाइड्रोजन, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, मतलब सब बॉन्ड से जाना है। मतलब आप समझ लो कि पहले से पहले को टक्कर होकर फिर आगे बढ़ना है, तो आपको सारे डायरेक्शन चेंज कर मतलब चेक करने हैं। यहाँ कार्बन, वहाँ कार्बन, इस कार्बन से जब आगे बढ़े तो एक साइड हाइड्रोजन पर एक साइड कार्बन, अरे इस बॉन्ड से भी गए कार्बन, इस बॉन्ड से भी गए कार्बन, मतलब कि 2 बॉन्ड से जाने पे कार्बन पड़ता है, ये सेम कार्बन पड़ता है, और एक साइड हाइड्रोजन। या आप इसको ऐसा समझ सकते हो, देखो ऐसा आप समझ सकते हो, रियल में एक्चुअल में वैसा होता नहीं, पर आप समझने के लिए हिंट के फॉर्म में ऐसा कर सकते हो कि अगर डबल बॉन्ड है तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब आप समझोगे कि यहां पे एक्चुअल में ऐसा कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड अगर है तो आप पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 कार्बन समझ सकते हो। क्योंकि देखो यहां पे क्या होता है, मतलब कार्बन से जब आगे बढ़ेंगे तो अगर 3 बॉन्ड है तो तीनों को काउंट करना होता है। तो जैसे मान लो एक हाइड्रोजन, देखो यहां पे ऐसी दिक्कतें नहीं थी, यहां पे क्या था, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन, तो ये क्लियर कट विनर था। पर यहाँ पे देखो अभी समझते हैं, इधर हाइड्रोजन, इस वाले बॉन्ड से गए कार्बन, इस वाले बॉन्ड से गए कार्बन, मतलब 2 बार कार्बन, तो मैंने वही दिखाई थी, 1 बार हाइड्रोजन 2 बार कार्बन, ठीक है। और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे इसके, तो इससे 2 हाइड्रोजन था, इससे इधर आओगे तो कार्बन और नीचे आओगे, और डबल बॉन्ड तो 2 बार, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन और पीछे आओगे तो 2 बार कार्बन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड को भी ऐसे समझना है। ट्रिपल बॉन्ड में हर बॉन्ड से जाओगे तो कार्बन पड़ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या समझोगे, ट्रिपल बॉन्ड को आपको कुछ ऐसा समझना है। मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूं, आपको ऐसा समझना ट्रिपल बॉन्ड को कि हर, मतलब आप ऐसे समझ लो ट्रिपल बॉन्ड से मतलब पहले बॉन्ड से गए कार्बन कार्बन कार्बन, 3 बार कार्बन पड़ा, 2 बार कार्बन और 1 बार हाइड्रोजन, 3 बार कार्बन इसमें विनर होगा, तो इसमें एक्चुअल में इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको इस तरीके से उनको इमेजिन करना पड़ेगा, तभी आप उसको निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ केसेस करते हैं, तो मैं भी आप लोगों को ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिख के दे रहा हूं और आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। सब में क्या करना है, ई एंड जेड निकालना है। सब में क्या करना है, ई एंड जेड। ठीक है, चलो इतने केसेस करते हैं, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम लोग इसमें ई एंड जेड करते हैं आराम से।
आप लोग एक बार खुद से कर लेना। देखो इसमें OH मतलब H और OH में इसको 1 इसको 2 ऐसे नंबरिंग करना है। फ्लोरीन एंड CH3 में फ्लोरीन पहले आएगा तो इसको 1 इसको 2, 1 एंड 1 अपोजिट है तो E, ठीक है, ये पहला वाला। तो इसमें आइसोटोप भी लिया जा सकता है, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा होता है तो ये 1 और ये 2, ये दोनों अलग अलग एटम है भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए डिफरेंट एटम चाहिए, हाइड्रोजन अलग ड्यूटेरियम अलग एटम है, ठीक है। तो ये इसमें ऑक्सीजन को 1 और कार्बन को 2, फिर से ये अपोजिट है तो आपके पास ये क्या होगा E, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम ध्यान रखना डिफरेंट एटम से तो वो अलग अलग काउंट होंगे। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें ये केस देखते हैं। देखो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 2, ठीक है, आपके पास 1 और 2। देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या समझना है, कार्बन से एक बार कार्बन, 2 बार कार्बन, 3 बार कार्बन, तीनों बार कार्बन। इसमें डबल बॉन्ड में 2 बार कार्बन पर 1 बार हाइड्रोजन है, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को प्रिफर करेंगे, इसको 1 इसको 2। मतलब आपको आगे देखना है क्या, कार्बन कार्बन तो ठीक है, पर आगे बढ़ोगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों बार कार्बन, इसमें 2 बार कार्बन 1 बार हाइड्रोजन, तो इसलिए इसको प्रिफर करेंगे। और ये आएगा जेड, और सेम नंबरिंग सेम साइड जेड, ठीक है। अब इसको करते देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम पर आगे हाइड्रोजन आगे CH3, तो इसको 1 और इसको 2, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो इसको समझते हैं। तो ये मॉलिक्यूल देखते हैं, कार्बन कार्बन सेम है, इधर देखोगे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 2 बार ऑक्सीजन, कितने भी ऑक्सीजन हो 2 बार हो 10 बार हो 50 बार हो, पर क्लोरीन के सामने उसकी कोई औकात नहीं। देखो हमको अगर कोई भी एक हैवी एटम दिख गया तो उसी को प्रिफर करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन लगे उससे मतलब नहीं, तो वो क्लोरीन लगा है, साथ में हाइड्रोजन लगा है, उन सबको देखने की जरूरत ही नहीं। तो यही समझना है कि तो कार्बन कार्बन सेम है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया है, हाइड्रोजन को देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ा है, तो ऑक्सीजन एक सिंगल कोई भी ऑक्सीजन लो उसका मास क्लोरीन से कम होता है, तो इसलिए इस क्लोरीन के बेसिस पे इसको आपको देना है 1, इसको देना है 2। तो आपको टोटल मास नहीं देखना होता, और ऐसा भी नहीं कि आपको नंबर देखना। देखो नंबर तब देखते हैं जब सेम लेवल के हो, जैसे मान लो ऑक्सीजन इधर इधर ऑक्सीजन, जब सेम लेवल के एटम होते हैं तब नंबर देखते हैं। पर अगर कोई एक भी हल्का हैवी आ गया मतलब भारी आ गया तो उसको प्रिफर करना है, इन सब की कोई औकात नहीं। तो ये सेम साइड है तो इसको समझना है जेड। मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूँ इससे सिमिलर। पहले ये ठीक है, तो कोई यहाँ पे कितने ऑक्सीजन उससे कोई मतलब नहीं, तो कोई यहाँ पे कितना ऑक्सीजन उससे कोई मतलब नहीं। फ्लोरीन का मास, ये जो फ्लोरीन होता है इसका मास ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, तो नंबर तब देखते हैं जब सेम लेवल का होता है। जब फ्लोरीन का लेवल ऊपर है तो इसको 1 इसको 2, और इधर ये 1 इसको 2, तो ये दोबारा आएगा जेड, ठीक है। तो ये इसका आपके पास हो गया वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नेमिंग। अब एक लास्ट केस कर लेते हैं। तो नंबर ध्यान रखना तब देखते हैं जब सेम टाइप के हो। तो देखो कार्बन बोला है तो आप सिंपल कार्बन मानोगे, सिंपल कार्बन का मास क्या होता है 12, यहाँ पे कार्बन के ऊपर लिखा है 14, तो ये कहना चाह रहा है कि आप कार्बन का वो आइसोटोप लो जिसका मास होता है 14। तो 14 वाले को लेने पे इसका नंबर होगा 1, इसका नंबर होगा 2। तो ऐसे भी कई बार आपको क्वेश्चन में लिख के आएंगे 14, या ऑक्सीजन में 18 लिख के आ जाता है, तो 14 मतलब कि कार्बन का वो आइसोटोप लेना है जिसका मास 14 है, तो वो 1 और ये 2, ठीक है। अब देखो पीएच का मतलब होता है बेंजीन। तो बेंजीन में देखो यहाँ पे तो क्या है कि देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, पर यहाँ पे वही डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, पर यहाँ पे 2 कार्बन के बाद चीजें रुक जाएंगी, यहाँ पे चीजें चलती जाएंगी। मतलब तो डबल बॉन्ड के बाद भी कार्बन, फिर और कार्बन, फिर और कार्बन, इसमें बहुत ज्यादा कार्बन, वहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन, इसलिए
प्रेफरेंस में ये 1 ये 2, दोनों डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड के आगे भी कार्बन 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 चल रहा है, वहाँ पे नहीं। तो अब यहाँ पे अपोजिट हो गया, तो ये क्या होगा E, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा आपके पास नेमिंग। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं। तो हम लोगों ने आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर सीखा, क्या होता है, हम लोगों ने नेमिंग करना सीखा। नेक्स्ट रन पे ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और लास्ट में हम लोग सीखेंगे वही कि जो साइक्लिक में एल्कीन होता है तो वहाँ पे क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं।